सो कैसे का गेम शो कैमरा अच्छा सर आ गए सर एक और नए वीडियो को नए टॉपिक के साथ सर अब आ चुके हैं सर हम एक्चुअल के एक्शन मोड में 2024 टू 2025 के लिए लेकर आ चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 NCERT। सर मैं पहले बात बता दूं, जो भी मेरे इस चेहरे को पहली बार देख रहा है, दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि छोटा सा मेरा वेबकैम में स्क्रीन को रखा है मैंने। अगर दिख रहा है आपको मैं बता दूं सर, आपका जो मैथ का भूत है ना सर, बिल्कुल सुहा कर दूंगा, बाई गॉड बता रहा हूँ। अगर आप लोग टिक कर पूरी वीडियोस तरीके से देख रहे होंगे, देन जितना भी मैं करा दूंगा और जितना भी आप मुझसे कर लोगे, मैं आश्वासन देता हूँ आपको उतने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग कैसे चलने वाले हैं, क्या चलने वाला है और कैसे होने वाला है, तो बात सुनो सर। जैसे कि मैंने अपने पुराने वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग जिस रोड मैप की तरह चलेंगे वो है क्या सर, हम लोग शुरू करेंगे आपके NCERT से। NCERT का आपका बेस बनाएंगे, NCERT से आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे एंड देन उसके बाद जाएंगे सर उस वैसे क्वेश्चंस पे जो कि एक्चुअल में ज़रूरी है करने के लिए, जो कि वो आते हैं ना 20% क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं सर, उन क्वेश्चंस पे जाएंगे हम लोग आफ्टर NCERT। क्योंकि क्या होगा ना सर, आपको मैं अभी से मेरे को कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार में पूरा का एक डिटेल एक चैप्टर बना दूंगा, 2-3 वीडियोस में बन जाएंगे, 3-4 वीडियोस में बन जाएंगे। लेकिन उससे पता क्या होगा, आपके पास एक चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि बाकी चैप्टर्स आपके ख़त्म होंगे कि नहीं, फर्स्ट टर्म का पेपर आते आते कोई उसकी गारंटी नहीं है। मैंने क्या सोचा, आपके पहले NCERT को मैं कंप्लीट कराऊंगा। उससे क्या होगा सर, आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता होगा। क्यों? क्योंकि सर CBSE वाले ने कॉन्सेप्ट तो सारे दे के रखे हैं NCERT में, कोई अलग से आज़ाद तो नहीं करेगी कॉन्सेप्ट को, कोई अलग से कॉन्सेप्ट तो पैदा नहीं करेगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके यहीं से तो उठाए गए हैं, जड़ तो NCERT है ना। तो अगर आपने जड़ ही पढ़ लिया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो बनाने दो उसको जहाँ से क्वेश्चन बनाना है। आपसे एटलीस्ट क्वेश्चन हिलेंगे तो उसे ऐसा तो नहीं लगेगा भाई क्या दे दिया, आंखों के सामने धुआं तो नहीं होगा पेपर के टाइम में। क्यों? क्योंकि आपने NCERT को तरीके से करके रखा होगा बहुत ही पहले, समझ रहे हो। मतलब हम लोग NCERT को बहुत जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे सो दैट आप पे सफिशिएंट टाइम हो नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने का, और टाइम है NCERT को। अब देखो पहले NCERT करा रहा हूँ तो आपके पास अभी टाइम है NCERT को साथ साथ रिवाइज करने का मेरे साथ, और मैं आपको होमवर्क भी ऐसे ऐसे दूंगा कि आपका NCERT के जितने कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपकी रिविजन वैसे ही हो जाएगी सर। तो उसकी दिक्कत परेशानी लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो सर और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। चैप्टर नंबर 1 NCERT से करने वाले हैं सर, तो चलिए करते हैं शुरू। तो सर देखो, मैंने चैप्टर नंबर 1 खोल लिया है। कहाँ से खोला है? मैंने ये लिया है आपकी NCERT के वेबसाइट पे गया था मैं, और मैंने अभी यहाँ पे नेट बंद कर दिया है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। NCERT के वेबसाइट से हमने चैप्टर 1 नंबर 1 रैशनलाइज्ड उठाया है सर। अगर आपको अभी तक का बुक, आपने अगर कोई सेकेंड हैंड बुक खरीदी है किसी से और आपको उसमें पॉइंट्स काटने पड़ रहे हैं, सिलेबस काटना पड़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कौन सा सिलेबस है सर, सीधा सर्च मारिए CBSE रैशनलाइज्ड बुक, दैट्स इट। आपको मिल जाएगा आपका रैशनलाइज्ड कंटेंट, आपको मिल जाएगा आपका वो कंटेंट जो कि एक्चुअल में 2024 टू 2025 में आपका अवेलेबल है, आपका पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चल लेट्स बिगिन सर। चलिए तो सबसे पहले धीमे धीमे चलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वैसे ही बहुत आपका, सच बताऊँ आप लोग बहुत लकी हो यार, हमारे टाइम पे इतना कंटेंट था चैप्टर 1 में, क्योंकि आपका आपका कंस्ट्रक्शन पूरे चैप्टर उड़ा दिया। सोच के देखो, चैप्टर नंबर 11 है ही नहीं आपका, है ना। हमारे टाइम में हमें वो भी करना पड़ता था। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको हटा दिए गए हैं, और मतलब हमने किए थे, मतलब उस टाइम पे बुक आपका चैप्टर नंबर 1 ही, उसमें एक एक्सरसाइज और थी, अभी वो 2 एक्सरसाइज में ख़त्म है चैप्टर। उस टाइम था उसमें चैप्टर 1 में भी कंटेंट अच्छा था, अभी तो देखते ख़त्म है चैप्टर नंबर 1। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उन्होंने वैसे भी केस बेस्ड असेसमेंट वाले क्वेश्चंस डाल दिए, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा ठीक, अच्छा किया। और एक बार ज़रूर मैं समझा दूँ, आप लोग को लगता होगा कि आप लोग अभी से पीछे पड़े होगे, भैया RD-RS नहीं कराओगे क्या, RD-RS नहीं होगा क्या भैया, सब लोग तो कराते रहते, ये RD कर लो, RS कर लो। भाई एक बात मेरी सुनो, पेपर कौन बनाता है? CBSE, है ना। पेपर कौन बनाता है? CBSE। तो CBSE जो प्रोवाइड करती है भाई वही पढ़ोगे ना। CBSE क्या देती है? CBSE देती है आपको NCERT। आई नो टाइम हो गया, आप लोग सोचो कब ये शुरू करेगा इंसान, थोड़ा सा ठंड रखो, कर रहा हूँ मैं, पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। CBSE बनाता है आपका क्या? आपका बनाता है NCERT, है ना।
सीबीएसई आपका बनाता है क्या, सीबीएसई आपका बनाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और सीबीएसई आपका बनाता है सपोर्ट मटेरियल। भाई जो सीबीएसई दे रहा है कुछ तो सोच के दे रहा होगा, ऐसे ही तो नहीं है उसको बहुत बहुत पैसा है सीबीएसई वाले पे, भाई बुक में बुक छाप दूंगा, ऐसी बस अपने मन से कुछ भी बुक छापता रहूँगा, कोई ऐसा वेस्ट ऑफ बहुत पैसा है, वेस्ट करना है पैसे को इसलिए मैं बुक छापूंगा, ऐसा है क्या। वो जब छापता है सीबीएसई, जब बुक छाप रहा है भाई कुछ सोच के तो छाप रहा होगा, सोच के देखो। पेपर बनाने वाला कौन, सीबीएसई। बुक बनाने वाला कौन, सीबीएसई। जितना तवज्जो, जितना आप इतना रिस्पेक्ट एनसीईआरटी को देते हो ना, उतना ही रिस्पेक्ट अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को भी दो, उतना ही रिस्पेक्ट सपोर्ट मटेरियल को भी दो, क्योंकि कौन बनाता है, सीबीएसई सर। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं सर आज की वीडियो को। हम लोग चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की ओर, लेट्स गो सर। तो देखो भाई, चैप्टर नंबर 1 में अगर धीमे धीमे हम ड्रॉप डाउन नीचे जाए तो सबसे पहले एक पहला हेडिंग मेरे पास उठ के आ रहा है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बिल्कुल समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे, जैसा नाम वैसा काम। क्या नाम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है, आपने 9th में भी ये चीज़ किया होगा, आपको याद है आपने पहले स्टार्टिंग में कौन से क्लास था, 6-7 क्लास में एक्सपेंड फॉर्म पढ़ा था, एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई भी वर्ड लिखा होता था या कोई भी डिजिट लिखा होता था, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 12, तो आप इसको एक्सपेंड करते थे। कैसे एक्सपेंड करते थे, 2 इंटू 3 ऐसे एक्सपेंड करते थे, याद है, एक्सपेंडिशन फॉर्म। सर वही कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के लिए भी। क्या बोलता है यहाँ पे बोल रहा है, इन योर अर्लियर क्लासेज, हाँ भाई बचपन का टाइम बोल रहा है, इन योर अर्लियर क्लासेज यू हैव सीन दैट द नेचुरल नंबर कैन बी रिटन। नेचुरल नंबर का मतलब क्या सर, जो 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट किसका, प्राइम फैक्टर का। नेचुरल नंबर जहाँ से शुरू होता है उसमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं सर, प्राइम नंबर्स वो नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल से जाते हो। सर मैं एकदम बेस से लेके जाऊंगा, आपको ये आता हो या नहीं आता हो। अब बोलोगे भाई नेचुरल नंबर प्राइम नंबर, भाई पता है तो आगे बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ूंगा भाई, नहीं बढ़ूंगा। तुझे आता होगा, तेरे बाजू वाले को आता होगा, लेकिन वो जो तेरे जो बाजू वाला है ना, उसको नहीं आता है ना, उसके लिए मैं करवा रहा हूँ। मैं सबको लेके चलूँगा, इसलिए अगर लग रहा हो कि भाई ये तो मुझे पता है तो स्पीड बढ़ा लो, स्किप मत करना कुछ भी, स्पीड बढ़ा लेना। अगर कुछ सब लगता है कि भाई ये तो मुझे आता है, फटाफट रैप अप कराओ, ठीक है। जब करवाऊँगा तो तरीके से कराऊँगा, वरना मैं नहीं कराऊँगा, ये एक असूल है भाई, ठीक है। कराऊँगा तो बहुत तरीके से कराऊँगा कि जो चीज़ कराया भाई एकदम मुट्ठी में है वो, वरना तो नहीं कराना। वो मज़े वाला चीज़ नहीं करना, हीरो बनने आ गया भाई, हीरो बन के निकल गए हैं, आधे घंटे में चैप्टर ख़त्म, ना भाई ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। लंबी बनने में 2 वीडियो, कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर वीडियो बनेगी तरीके से बनेगी, हर एक चीज़ करेंगे बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। चलिए सर, अब से देखो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ सर हम बात कर रहे थे इसके, हाँ नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर जो है उसको हम लोग प्रोडक्ट में लिखेंगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई में लिखेंगे। किसके मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लाई। प्राइम फैक्टर्स मतलब आपके 2, आपका 3, आपका 5, आपका 7, मतलब जो अपने ही टेबल से जाता है और 1 से जाता है ना। 3 अपने ही टेबल से जाता है और 1 से जाता है, 5 अपने ही टेबल से जाता है और 1 से जाता है, ऐसे 11, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, इन्हीं का ही मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे मैंने किया, देखो 12 लिखो, एक्सपेंड करने के लिए मैंने किन का यूज़ किया, ध्यान से लिखो, प्राइम नंबर्स का यूज़ किया। और बीच में मैंने क्या किया है सर, बीच में मैंने इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है ना। तो बस इसी चीज़ को ये यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रहा है। क्या लिख रहा है यहाँ पे, इसने बोला नेचुरल नंबर 1 से शुरू जो होते हैं, 1 2 3, ये 1 के आगे आते हैं ना, रिटर्न एज प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। जैसे कि 2 को लिखते हैं, ठीक है। 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 253 को 11 इंटू 23, 11 और 23 दोनों ही प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से बड़े हैं तो नेचुरल भी है, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू लुक क्या एट natural numbers from other direction, that is can any natural number be obtained by multiplying prime numbers। फालतू चीज़ है, कोई मत देखो, ये सारा इसके बाद का जो भी है ना फालतू है। मुझे बस आपको बेस बिल्डअप करना था, वो एक्सपेंडिशन फॉर्म समझाना था, वो मैंने कर दिया। अब ये मत देखो, फालतू चीज़ आते हैं यहाँ पे। ये कुछ नंबर्स हैं, इनका हमने एक्सपेंडिशन फॉर्म यहाँ पे किया है। मैं जल्दी से मैं एक काम करता हूँ आपके लिए,
मैं यहाँ पे इन सबको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, सॉरी ज़्यादा ही मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देता हूँ। अपने बुक को मत देखना, बुक में भी छुपा लेना अगर अच्छे बच्चे हो तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग ज़्यादा मोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 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 देखो, हाँ सर 1771, ठीक है। इसको अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो मैं कैसे करूँगा? अब मुझे इसका तो पहाड़ा आता नहीं है, 12 तो फिर भी हमें पता था 2 × 2 करके चले गए थे। इसको मैं कैसे करूँगा? ऐसे 2 2 करते हुए निकलूँगा क्या? वैसे तो हाँ ऐसे ही जाना चाहिए, बट इसके लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं जो कि आपने पहले भी करके रखा होगा। क्या हम यूज़ करेंगे एलसीएम का। भैया सुना सुना लग रहा है ना? सुना सुना लग रहा है ना? किसी कोई ऐसा तो नहीं जो सुना सुना लग रहा हो, नहीं ना? बहुत अच्छा, एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम करेंगे हम लोग किसका? इन शब्दों का, इन डिजिट्स का, ठीक है। जो कि क्या है आपका 1771। सर क्या है 1771? बस लिखने का तरीका बदल रहा है सर, चीज़ तो वही है ना। मैं इस ऐसे लाइन में लिखने की जगह अब मैं उसको ऐसे लिखूँगा और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो 171771 को कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे? सबसे पहली चीज़ 2 से तो जाएगा नहीं, क्यों? पीछे ऑड नंबर है और ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से नहीं जाता। बिल्कुल सही भैया, है ना। ऑड नंबर कभी भी हमारा इवन नंबर से नहीं जाता। तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? 3 से जाने के लिए सबसे सिंपल तरीका पता लगाने का, देखो 1 के साथ 7 को ऐड करो कितना होता है? 8। 8 के साथ 7 को ऐड करो कितना होता है? 15। 15 के साथ 1 को ऐड करो कितना होता है? 16। क्या 16 3 के पहाड़े से जाता है? बिल्कुल नहीं, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। भाई ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, आप देख लो। जैसे मैंने लिया आपका 15, 15 3 के पहाड़े से जाता है, आप बोलोगे हाँ, और आप इन दोनों को ऐड करके भी देख लो, 5 और 1 6 कितना होता है? 6। क्या 6 भी 3 के पहाड़े से जाता है? जी हाँ, तो ये भी इसलिए जाता है। आप 27 को ले लो, 7 और 2 कितना होता है? 9, और 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए 27 भी आता है। समझ रहे हो? वही तरीका, तो 3 से ये नहीं जाएगा। बड़े नंबर को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका। अच्छा 2 से नहीं जाता, अच्छा तो 4 को तो हम लोग लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है हमारा। 5 से भी नहीं जा सकता क्योंकि 0 नहीं है पीछे, और 5 भी नहीं है पीछे। 7 से जाएगा क्या? 7 से देखते हैं। 7 2 जा 14, 3 बचा 37, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 37 से 35 गया तो 2 बचेगा 21। जी हाँ सर, जा रहा है। देखो 7 से। अब आप बोलोगे भैया हमें क्या सबके लिए ऐसे ही करना पड़ेगा? यार देखो, थोड़ा तो टाइम कंज्यूमिंग है। पेपर में याद रखना, जो क्वेश्चन आपका इजी होगा ना वो टाइम लेगा, और जो क्वेश्चन आपका हार्ड होगा वो बहुत छोटा होगा, मतलब वो टाइम नहीं लेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको ट्रिक पता होगी, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। या तो कोई फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बना, खत्म, खटाक। तो पेपर में ऐसा मत सोचना बस हाँ परोस के दे देंगे आपको, या तो वो टाइम से आपको मारेंगे या तो क्वेश्चन हार्ड से मारेंगे। और ऐसे जनरली ऐसे इजी वाले चैप्टर्स होते हैं टाइम से मारते हैं आपको। इसलिए इसके लिए क्या करना होगा सर? प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। रैंडम क्वेश्चंस रैंडम पकड़ लो, रैंडम कोई भी डिजिट। जैसे मैं सुबह उठा, मैं इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ अगले, जब तक आपका समर वैकेशन चल रहा है तब तक के लिए। रोज़ सुबह उठ के, रोज़ सुबह उठ के जब भी टाइम मिलेगा, सबसे पहले उठ के एक कॉपी रखना अपने पास। सुबह उठते ही एक नंबर, सुबह उठते कोई भी एक रैंडम 4 डिजिट का नंबर लिखना। मैंने लिखा 2576, ठीक है 2576, इसका मैं एलसीएम कर दूंगा, जितनी जल्दी कर सकता हूँ एलसीएम कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ से मैं फैक्टर्स पता लगाऊँ, बस ये एक छोटा सा काम। रोज़ कोई भी रैंडम नंबर पकड़ लेना, इससे क्या होगा भाई, आप नींद से जग भी जाओगे, ठीक है। कोई भी एक रैंडम नंबर पकड़ना, मैंने पकड़ा जैसे 3311, और इसका मैं फिर करने लगा। आपको ना ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा, धीरे धीरे जब आप रोज़ करोगे ना, ऐसे 30 दिन तक करना, आपको फील हो जाएगा कि आपका पकड़ बहुत अच्छा हो चुका है इसके ऊपर। आपको ना बहुत जल्दी आपको मतलब टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इतना जल्दी पकड़ बन जाएगा। और ये करने में आपको ना मैक्सिमम हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा, और 10 मिनट में आप जग भी जाओगे, क्योंकि वैसे ही समर वेकेशन है, आप लोग आलस की तरह पड़े रहते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको उठने का, ठीक है। उठते ही ये करना, आपका दिमाग भी एक्टिव हो जाएगा कि हाँ भाई ये जग चुका है ये, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। ओके, तो ये 7 से जा रहा था, 7 2 जा 14, 3 बचा 37, तो 7 5 जा 35, 2 बचा, 37 से 35 गया तो 2 बचा ना, तो 2 और 1 21, 7 3 जा 21। एक और चीज़ बता दूँ, अब ना आप लोग बच्चे नहीं रहे कि आप लोग ऐसे मतलब कैसे, आप लोग ऐसे डिवाइड करोगे, मतलब ये 1 7 7 1 है भैया, तो मैंने इसको एक अलग से जगह पे लिखूँगा,
और इसको ऐसे करके इसके अंदर डालूंगा और मैं फिर इसको 7 से डिवाइड करके देखूंगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, फिर मैं यहाँ लिखूंगा 7, फिर मैं लिखूंगा 7 5 जा 30। सर नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट अ किड, और आप पे ना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप बहुत प्यारे तरीके से ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। अब गए वो दिन, ठीक है। आपको सब कुछ मुँह जुबानी होना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी आपको करके देखना होगा कि हाँ सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ओरल में हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7 2 जा 14 अपने ऑटोमेटिक चलना चाहिए। 17 में से 14 गया, 3 बचा। 7 5 जा 35, तो 37 में से 35 जाएगा, 2 बचा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको रोज़ ऐसे करके एलसीएम करना, रोज़ कोई भी नंबर लेना एलसीएम करना और डिवाइड ओरल करना, रिटर्न नहीं। आपको ऑटोमेटिकली आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली, ठीक है। करके तो देखो भाई, बिना करे ही सोच रहे हो, करके तो देखना, हो जाएगा, बात मानो हो जाएगा। और स्पीड बहुत हेल्प मिलेगी, पूरे मैथ में हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर जगह मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना ही है। कब कितने रफ पेजेस भरोगे पेपर में भाई, इतने रफ पेजेस नहीं है कि भरते रहोगे बैठ के, और इतना टाइम भी नहीं है कि अलग से उसको लिख के कर रहे हो। सब ओरल में जितना हो सके उतना अच्छा, ठीक है। और ये पेपर में जाते ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कर भी लिया ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया। इसलिए अभी जितना करोगे ना इनका प्रैक्टिस ओरल में, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग चल रहे हैं, हाँ कहाँ थे, यहाँ पे 253 आया। अब 253 को सर फिर से डिवाइड करो। अब देखो 2 से तो जाएगा नहीं, ऑड है पीछे। 3 से जाएगा, देखो 5 2 7 7 3 10, 3 से भी नहीं जाएगा। और किससे जाएगा, 7 से जाएगा। देखते हैं 7 3 जा 21, 4 बचा 43, 7 6 जा 42। नहीं सर, एक बच जाएगा रिमाइंडर में, 7 से भी नहीं जाएगा। तो 7 के बाद और कौन सा आता है प्राइम नंबर से, 11 आता है। 11 से जाएगा क्या, देखते हैं 11 2 जा 22, 25 में से 22 जाएगा तो 3, हाँ सर 11 से तो जा रहा है ये। 11 2 जा 22, 25 में से 22 गया तो 3 बचा 33, 11 3 जा 33 चला गया। और लास्ट में 23 तो अपने में ही प्राइम नंबर है, तो 23 बन जा 23, ठीक है। तो 7 11 और 23। अब आपको लग रहा होगा ना भैया इतना सा लिखने में आपको कितना टाइम लग गया। भाई मैंने एक्सप्लेन भी आपको किया है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन था, मुझे बहुत तरीके से आपको समझाना था। जैसे जैसे स्पीड बढ़ गई, अगर आप मुझे बोलोगे मैं नेक्स्ट वाला आपको 1 मिनट के अंदर करके दिखा दूंगा। जैसे कि अपने अगर पकड़ा ये वाला 5 3 1 3, चलो सर पकड़ते हैं 5 3 1 3। देखो सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाने के लिए 5 3 8 1 9 9 3 12, सर 3 से जा रहा है आपका। 3 1 जा 3, यहाँ पे बनेगा 2 23, 3 7 जा 21, यहाँ पे बनेगा 21, 3 7 जा 21, यहाँ पे बनेगा 3 1 जा 3। और भाई ये तो वही बन गया 7 से मुझे सच में नहीं पता था ये वही बनने वाला है एक्चुअली में। आप बोलोगे भैया मुझे पता है, आपने जानबूझ कर क्या पकड़ा है इसको, क्योंकि 1 मिनट में करने के लिए आपको पता ही ऐसे हो। भाई मुझे नहीं पता था, चलो मैं आपके लिए ये वाला पकड़ लेता हूँ 10626, ठीक है भाई साहब क्या हो रहा है 10626, चलो। और हाँ भाई ओ राइटिंग पे बच जाना, मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, राइटिंग पे मत जाना। मेरी राइटिंग वैसे अच्छी है पर माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समझ रहे हैं, ठीक है। चलो 10626, कैसे लिख लिया 626, ठीक है। चलो भाई 10626, 2 से जाएगा, हाँ भाई 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। उसके बाद 3 से जाएगा, हाँ भाई 3 1 जा 3, उसके बाद 3 7 जा 21, फिर 3 3 जा 3 1 जा 3 23, 3 7 जा 21 21, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। भैया तो फिर से वही बन गया भाई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इन्होंने ऐसे ही करके दिए सारे क्वेश्चन, अब मैं सब इंटरलिंक है एक जैसी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब नहीं कर रहा मैं, ठीक है मुझे पता है आगे वही आने वाला है, ये वाले नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग, देखो वही नंबर्स हैं, हाँ भैया 2 3, उसके बाद 7 11 23, फिर 7 11 23, 2 का पावर। अच्छा यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझानी थी आपको, 10626 है ना यहाँ पे। सपोज एक बार इसको देख लेते हैं क्या वही हो रहा है जो मैं कहने वाला हूँ, क्या वही बन रहा है यहाँ पर 2 1 2 5 2। 1 मिनट, 2 से काटूंगा 2 1 जा 2, हाँ वही बन रहा है। देखो भाई अब देखो, अब आप बोलोगे भैया 2 1 जा 2 किया, अब 2 6 जा 12 कर दो। भाई नहीं कर सकता भैया। क्यों नहीं कर सकती, यहाँ तो दिख रहा है 2 से 6 कटेगा 12 बार में भाई। लेकिन एक बात तो देख, यहाँ पे 2 नंबर मुझे एक साथ पकड़ने पड़ रहे हैं भैया। वो तो आपने यहाँ पे भी पकड़ा था, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे अपने यहाँ पे भी 10 को एक साथ पकड़ा था ना, और 2 5 से आपने 10 किया था। लेकिन यहाँ पे आप क्यों मना कर रहे हो भाई, यहाँ पे मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये फर्स्ट टर्म था, पहले के 2 नंबर्स थे, इसीलिए यहाँ पे एक टर्म को मैं यूज़ कर चुका हूँ, उसके बाद के मैंने टर्म पकड़ा है। एक टर्म या 2 टर्म मतलब पहला तो नहीं है ये, मतलब फर्स्ट टाइम तो डिवाइड नहीं हो रहा। आप
कनेक्ट कर पा रहे? मैं क्या बोलना चाहता हूँ भाई, डिफरेंस पकड़ो। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट ही डिवाइड किया था, फर्स्ट में आप जोड़ा पकड़ सकते हो। मतलब ये आप एक समझ लो, ये छूट है, पहली बार में जितना बटोरना बटोर लो। तो फर्स्ट टाइम में आप मैक्स टू मैक्स 2 को पकड़ सकते हो एट अ फर्स्ट डिवाइड, 2 डिजिट का आप डिवीजन एक साथ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब भी करना हो आपको, उसके बाद जब भी करना हो आपको, तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा 2 डिजिट को पकड़ने के लिए। आपको मैं इसको डिवीजन फॉर्म में समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो भाई, देखो 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 क्या था यहाँ पे, 21252 यही था। हाँ भैया यही था, 21252 था। देखो भाई, अबे आ जा। हाँ भाई 21252 यही था। हाँ भैया, आप इसको डिवाइड करना चाहते हो? हाँ भैया यही करना चाहते हो। तो देखो भाई, 2 से जब करोगे 2 1 जा 2 करते हो, है ना? तो यहाँ पे आपका ये कट जाता है। फिर आप इसको ऐसे नीचे उतारते हो ना, आपने पहले एक को उतारा, अब आपको अटपटा नहीं लग रहा, आप फिर से एक और को उतार रहे हो, यहाँ पे 2 को। अचानक एक साथ 2 टर्म कैसे उतर सकते हैं? जब भी आपको ऐसा करना पड़े ना, आप हमेशा यहाँ पे 0 लगाओगे। मतलब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं 0 लगा के एक और टर्म को यहाँ पे उतार रहा हूँ। ये तरीका होता है, ये एक तरीका है, मेथड है डिवीज़न को करने का, ठीक है? जब भी उतारते हैं एक से ज़्यादा, अब जैसे आप बोलोगे भैया मुझे एक और उतारते हैं, इसको भी उतारना है, तो भाई यहाँ पे एक और 0 लगा दो, ठीक है? वरना तो पता है क्या होगा, आप यहाँ पे चीज़ें तो उतार दो। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे चीज़ें ना उतारूँ, ठीक है, मतलब उतारूँ और 0 ना लिखूँ, तो ये कैसा बनेगा? देखो यहाँ पे 12 बन गया, ठीक है? और यहाँ पे जब मैं डिवाइड करूँगा 2 6 12, देख लो मैं 0 बिना लगाए कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखना, 2 6 12 आप कर दोगे, ये कट जाएगा। फिर यहाँ से आप 5 को उठाओगे, ठीक है? तो आप बोलोगे भैया 2 2 4, ठीक है भैया 2 2 4, फिर यहाँ पे 1 बचेगा आपका। फिर आप यहाँ से 2 को उठाओगे और 2 6 12। अब ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर क्या बना आपके पास, आपके पास नंबर बना 1 6 2 6, आपके पास यही नंबर बना, बोलो हाँ। हाँ भैया ये बना 1 6 2 6। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे 9 है, आपने 3 से इसको डिवाइड किया, तो आप बोलोगे भैया या 9 नहीं लेते, कोई और नंबर, यहाँ पे 10 लेते हैं, ठीक है? आपने बोला भैया यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 10, आपने 2 से डिवाइड किया, 2 5 या 10 किया, ठीक है? इस नंबर का क्या मतलब होता है और इस नंबर का क्या मतलब होता है? मतलब जो भी आपके पास क्वोशंट है, उसको आपने जब भी आपके आंसर से मल्टीप्लाई किया, जो भी आपके पास आया आंसर, उससे आपने जब भी मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा वापस वही नंबर आ गया जिससे आपने डिवाइड किया था, 2 5 जा 10, है ना? यहाँ पे भी वही होना चाहिए। मतलब जब मैं इस 2 को, सर ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं इस 2 को इस 1626 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बोला मैंने? जब मैं इस 2 को 1626 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास यही नंबर वापस आना चाहिए। देख लेते हैं, 1626 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या यही नंबर मेरे पास वापस आएगा? लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट। देखो भाई 1 6 2 6, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है यहाँ पे? 2 6 जा 12 का 2 हासिल 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 6 2 जा 12 का 2 हासिल 1, 2 1 जा 2 और एक 3। भैया तो 3252 बना, लेकिन यहाँ तो 21252 था। भाई वही तो समझा रहा हूँ, अगर यहाँ आप 0 नहीं लगाओगे ना, तो ऐसे ही होगा, वो सेम नंबर वापस आएगा ही नहीं। और वहीं पे मैं अगर यहाँ पे 0 लगा दूँ ना, अब देखो यहाँ पे 0 लगा के अगर करूँगा, 10626 था, 10626, तब देखते हैं क्या होता है। देखो भाई आ जा, हाँ 1 0 6 2 6। अब देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या होगा? देखो 6 2 जा 12 का 2 हासिल 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 6 2 जा 12 का 2 हासिल 1, 2 0 जा 0 और एक 2 1 जा 2, तो 2 1 2 5 2 2 1 2 5 2। बात जमी क्या भैया? इसका मतलब तो ये है ना, मतलब जब भी नंबर आएगा तो 0 लगा दिया सेकंड टाइम में, सिर्फ सेकंड टाइम में ही नहीं, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जब भी आएगा तब भी लगाना होगा। मतलब अगर मान लो आखिरी के 2 नंबर भी मुझे अगर एक साथ उतारने पड़ते, मान लो सपोज करो आखिरी के 5 2 को मुझे एक साथ उतारना पड़ता, तो मैं यहाँ इसके बाद जो नंबर होता ना 2 6 जा 12, इसके बाद मैं फिर 0 लगाता। मतलब पहले तो 5 उतरता, ठीक है? पहले क्या उतरता, ये देखो आपको समझाता हूँ, ये देखो पहले यहाँ से 5 उतरता, ठीक है? 5 उतरता, 5 उतरने के बाद फिर सपोज करो मुझे 2 भी उतारना पड़ता, मान लो यहाँ पे 7 हो नंबर, तो 5 से तो बात बनेगी नहीं, मुझे 2 भी उतारना पड़ेगा। 2 उतारने के टाइम में यहाँ पे फिर 0 लगाता 6 के बाद। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सेकंड पोजीशन पे 0 आएगा या थर्ड पोजीशन पे 0 आएगा, या पहले के बाद जो नंबर उठाए तभी 0 लगाना है। नहीं सर, जब भी 2 डिजिट उठेंगे फर्स्ट टाइम छोड़ने के बाद,
फर्स्ट टाइम के बाद सब्सिक्वेंट टाइम में जब भी दो टर्म्स एक साथ उठाएंगे, जब भी दो टर्म्स को हम एक साथ नीचे उतारेंगे, तब हम लोग 0 लगा रहे होंगे। बात समझ रही है? अरे बोलो भाई, बात समझ आई कि नहीं है? जम गई बात? है, ठीक है। तो आई होप फंडामेंटल थ्योरम तो आपको एकदम से जम गया होगा। जमा कि नहीं जमा? बहुत इजी पीजी है, कुछ नहीं, सिर्फ हमें एक्सपेंड करना है। एलसीएम की तरीके से हम एलसीएम करते हुए जाएंगे, और एलसीएम करने के बाद जो भी नंबर्स आएगा उसको बस यहाँ पे प्लॉट कर देना है। यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर क्यों लगाए? क्योंकि दो बार आ रहा होगा। देखो यहाँ पे कितना क्या हो रहा था, 106 था ना, ये देखो 106, 2 और 6 ये था। अब मैं चाहूँ तो इसको 2 से फिर से डिवाइड कर सकता हूँ ना। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये तो 2 बार आ गया ना, तो इसलिए 2 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। आप चाहो तो 2 × 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर इसमें, ठीक है सर। ओके, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल थ्योरम आपका जम गया होगा। मैंने एकदम बारीकी से आपको समझाया है, मतलब एकदम घुस के समझाया कि मतलब मूर्ख से मूर्ख बच्चे को भी मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि वो आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अब इसके रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है इसके लिए, है ना। हर एक चीज़ आपको मैंने इसकी समझा दी है। आपको कितना भी बड़ा डिजिट दे दे, डिवाइड करना आप लोगों को आता ही है, एलसीएम करना आप लोगों को आता ही है, बस उसको सामने लिखना है आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। और मैंने आपको इसको स्पीड अप करने का भी तरीका समझा दिया। रोज़ आपको एक एक क्वेश्चन इसका करना है सुबह उठते ही, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हमें 26 मिनट हो गए हैं, हमने सिर्फ एक टॉपिक किया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक टॉपिक किया लेकिन बहुत तरीके से किया। और मैं इसके लिए आपको होमवर्क भी दूंगा फंडामेंटल थ्योरम के लिए। इसका आपका होमवर्क है, इस टॉपिक के लिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरा आपका होमवर्क है सर, इसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये वही आपका देखो इन्होंने सीधे नहीं लिखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आपको कैसे क्वेश्चन आपको ऐसे घुमाएगा। सीबीएसई वाले बोलेगा मैं तो आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दिया था, आप बोलोगे यार मैं तो लगा ही नहीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस को पढ़ा नहीं ना, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ा। आपको जो बोला आपने कर दिया, ध्यान से हेडिंग पढ़ो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अगर डेफिनेशन, बहुत लोग पता क्या करते हैं, आपको डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये कहाँ गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये यहाँ पे ये जो लाइन आपको समझाई, ये वाली लाइन, नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम। अगर मैं ये आपको लाइन नहीं अभी समझाता ना, आप वो वाला क्वेश्चन पे पकड़ ही नहीं पाते, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाना है। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं थ्योरी एनसीईआरटी का लाइन फालतू, भगाए यहाँ से। भाई सब कुछ फालतू नहीं है उसमें, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है जो कि ज़रूरी होती है पढ़नी, ठीक है। वो चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन को आप इसमें तो सीबीएसई को ब्लेम भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते भाई आउट ऑफ द बॉक्स बनाया, तुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही लिखना चाहिए था। वो तो बोल रहा है भाई, चीख के बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने वही चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी है। अब भाई तुमने नहीं पढ़ा तो उसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप ये वाली लाइन नहीं पढ़ते हैं और पेपर में अगर ये वाली लाइन उठ के आती और आपने किसी और से भी नहीं सुनी होती भाई, तो पेपर में आपको नहीं समझ आता कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ को इसमें करना है, बल्कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही मार्क्स कटते हैं। आप लोग बोलते ना भैया मैं पढ़ के सब कुछ आया गया था, पेपर में पता नहीं क्या आया। भाई पेपर वही आया था, क्वेश्चंस आपको पढ़ने में गलती होगी क्योंकि आपने एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज़ें मिस आउट कर दी जो कि बहुत ज़रूरी थी पढ़नी, ठीक है। थ्योरी हलवा नहीं है सर, मैथ में थ्योरी ऐसा नहीं है कि हैं कूड़े की तरह फेंक दिया। भाई ज़रूरी है थ्योरी भी, उसमें रेलेवेंट चीज़ें आपको उठानी पड़ेगी, रेलेवेंट चीज़ें पकड़नी पड़ेगी, क्या क्या ज़रूरी है क्या क्या नहीं है, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ओके सर, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको ये एक टॉपिक पूरा अच्छे से आपको क्रिस्प एंड क्लियर हो चुका होगा, एकदम बेस से लेके अप टू द मार्क, मतलब एडवांस लेवल तक, ठीक है। इसका जो बचा हुआ ये है, अब ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी वही हो रहा होगा 7 11 ये तो कर ही दिया था, हाँ छोड़ दो। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है बस वही करना है इस टॉपिक के लिए। ओके, इसको इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ब्रांच फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं। जैसे ये पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर इसको हमने ये वाला बचा, फिर 2 से डिवाइड हुआ, फिर ये बचा, 2 से डिवाइड हुआ, ये बचा। इसको सिर्फ तरीका लिखने का इन्होंने बदला है, यहाँ पे चार्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे था वही थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलता है ये, अब ध्यान से समझना, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा मैं क्या समझाना चाहता था। देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। हर एक कंपोजिट नंबर क्या होता है अभी पता चलेगा, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब ही क्या होता है, फैक्टराइज करना, मतलब एक्सपेंड करना, उसको फैक्टराइज करना एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में। एंड दिस फैक्टराइजेशन
इज़ यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब देखो भाई मतलब क्या था इसका। सबसे पहले मुझे बताओ कंपोजिट नंबर्स क्या, बताओ व्हाट इज कंपोजिट, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया? हाँ भाई बोलो। कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अगर मैं बोलूँ 1 से जो स्टार्ट होते हैं, है ना। इवन नंबर जो 2 से जाते हैं, और नंबर जो 3 से जाते हैं, है ना। ये आपके सिंपल फॉर्मूलाज हो गए। कंपोजिट नंबर का मतलब आपका कुछ नहीं बल्कि वही है जो कि आप पहले से जानते हैं, क्या कि कंपोजिट नंबर इज ओनली द रिवर्स ऑफ प्राइम नंबर। मतलब प्राइम जो आप समझते हैं कंपोजिट बस उसका उल्टा होता है। प्राइम आप क्या जानते हैं? प्राइम का मतलब होता है जो अपने टेबल से जाता है और एक से जाता है। कंपोजिट जस्ट उसका उल्टा है। कंपोजिट का मतलब होता है जो अपने से तो जाए ही जाए, 1 से तो जाए ही जाए, पर किसी और नंबर से भी जा रहा हो, दैट इज कंपोजिट। मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, दोज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। द नंबर्स who those have 2 or more factors are known as composite numbers. I hope it is absolutely clear. आपको मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखा रहा क्योंकि ये कोई आपसे डेफिनेशन इसका नहीं पूछेगा, ठीक है। सिर्फ आपको समझने के लिए बोला मैंने कि जिसके 2 से ज़्यादा नंबर्स हो कंपोजिट। मतलब भैया क्या 9 एक कंपोजिट है? बिल्कुल है। क्यों? इसलिए 3 से भी जाता है, 2 और मोर फैक्टर्स, हाँ ये आपका 3 से भी जाता है, आपका ये 1 से भी जाता है, और 9 से तो खुद ही खुद जाता है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, 1 2 3, समझ रहे हो। जैसे 9 आपको 3 मतलब कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं एक दूसरा लेता हूँ। जैसे 14 किससे जाएगा सर? 2 इंटू 7 करके जाएगा, है ना। इसके 2 यूनिक फैक्टर हो गए, 2 और 7। 14 अपने से तो जाएगा ही जाएगा, और 1 से तो जाता ही है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए हैं, 2 से ज़्यादा नंबर से जिससे डिवाइड होता है। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ फैक्टर मतलब क्या। फैक्टर का मतलब कुछ नहीं बल्कि वो नंबर जिनसे आप उस चीज़ को डिवाइड करते हो उनको ही हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बोलोगे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16380, आप बोलोगे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4095, ठीक है। फैक्टर का मतलब वही होता है जिस नंबर से आप उस चीज़ को डिवाइड करें, दैट इज़ नोन एज फैक्टर्स, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स, ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पे अब समझो सारे के सारे कंपोजिट नंबर, समझ आ गया। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स है, अब यहाँ पे देखो ये सारे कंपोजिट नंबर ही है ना। इसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स है, देखो 2 3 7 11 23, एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। अपने टेबल से तो जाता ही है, एक से तो जाता ही है, लेकिन इतने सारे और नंबर से भी ये जाता है, डिवाइड होता है। फैक्टर का मतलब है डिवाइड होना, ये इनसे भी डिवाइड होते हैं। 8 2 3 2, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है। आप चाहो तो करके देख लो, 3 से जाएगा ना, 7 से भी जाएगा ना। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि एलसीएम हो गया। अभी हमें एलसीएम में आप क्या करते हो? डिवाइड ही करते हो ना। 2 से आपने इस चीज़ को डिवाइड किया, फिर ये आया, इसको फिर आपने 3 से डिवाइड किया। मतलब कहीं ना कहीं ये इस नंबर में इसका फैक्टर है ही है, मतलब इस नंबर से ये डिवाइड होता है क्योंकि इसके अंदर ये छुपा हुआ है। क्लियर है? एब्सोल्युटली परफेक्ट। हाँ सर बढ़िया, एकदम आगे बढ़ूँ। ओके सर देखो आप खुद देख लो ना, अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना कभी भी, आप सीधा डिवाइड करके देख लो। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करना चाहूँ तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करके देखूंगा। देखो 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 3 5 से 15, तो बिल्कुल हाँ 7 से भी करके देखना है, डिवाइड हो रहा होगा आपका। इसका मतलब ये तीनों के तीनों इसके फैक्टर्स है, ये तो अपना खुद का फैक्टर है ही, और 1 भी इसका फैक्टर है। हाँ सर तो देखो, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ एवरी कंपोजिट नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हमने ये चीज़ तो अपने ऊपर ही पढ़ लिया था कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, वो यूनिक होना चाहिए अपने आप में। एक चीज़ देखो, आपको ये चीज़ अब समझ आएगा। यहाँ पे इसको इन्होंने चाहते तो ये लोग ऐसे लिख सकते थे ना 2 इंटू 2, या फिर लिख सकते थे ये 2 क्यूब को इन्होंने ले लो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते थे। इन्होंने सिर्फ 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर 7 का क्यूब ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि डेफिनेशन आपको अलाउ नहीं करता है। उन्होंने बोला है कि हर एक प्राइम नंबर यूनिक होना चाहिए। एक बार एक प्राइम नंबर अगर आपको उसको मल्टीपल टाइम दिखाना है तो उस पर क्यूब चढ़ा दो, स्क्वायर चढ़ा दो, उन पर 4 5 जितने पावर लगाने लगा दो। बात समझ रहे हो? मतलब ये देखो यहाँ पर 2 एक यूनिक है, 2 अब रिपीट कहीं पे भी नहीं हो रहा, 3 अब कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 7 अब कहीं रिपीट नहीं हो रहा। एक प्राइम नंबर एक ही बार आएगा,
डेफिनेशन जैसा बोलता है वैसा आपको उसको फॉलो करना है। अब आप यहाँ पे 2 × 2 करके आ जाओगे, आप बोलोगे भैया मैं तो सही करके आया हूँ, वो आपका आधा मार्क्स काट लेगा। अगर खड़ू से अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो 1 मार्क्स भी काट सकता है। 2 मार्क्स अगर आया 1 मार्क्स काट लिया, क्या अच्छा हुआ? आया हुआ क्वेश्चन में आप मार्क्स खा के आ जाओगे। आप लोग बोलोगे भैया मैं तो पूरा करके आया था। भाई तूने डेफिनेशन को बहुत तरीके से नहीं पढ़ा था। डेफिनेशन जैसा बोलता है आपको वैसे समझना होगा, वैसे ही आपको क्वेश्चंस करके आने होंगे। दैट्स वाई थ्योरम डेफिनेशन थ्योरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी प्रॉब्लम सम्स। भाई प्रॉब्लम सम्स को आप तरीके से कर भी लोगे ना, फिर भी आपके मार्क्स खा जाएगा वो, क्योंकि आपको उसका पता ही नहीं है उसको प्रेजेंट कैसे करना है। बात समझ रहे हो? इसीलिए बात को समझो। यहाँ पे आपको इन थ्योरम को बहुत तरीके से समझना है कि एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए सर? अपने आप में यूनिक होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, मतलब 3 पहले भी आ सकता है, 2 बाद में भी आ सकता है, उससे कोई मतलब परेशानी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई साहब, मैंने कहीं नहीं देखा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने लल्लू से टॉपिक पे इतना ज़्यादा टाइम किसने लगाया होगा। मुझे खुद भी नहीं लगा था मैं इतना टाइम लगाऊंगा, बट मैं बहुत डेप्थ में गया हूँ। एक एक वर्ड को मैंने पकड़ पकड़ के आपको समझाया है। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत परेशानी इसमें आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए सर लेट्स गो डाउन। क्या है आगे देखो। अब इसके बाद इसकी राम कहानी ये लोग बता रहे हैं, हम लोग ये सब कुछ समझ चुके हैं, अब हमें और कुछ इनमें समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सर, ये एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों की दिल की धड़कनें रोक देता है। ये क्वेश्चन है, अगर आप मुझसे पूछोगे ना चैप्टर में सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा, मतलब जो पहली बार में, अगर सिर्फ पहली बार में कोई बंदा देख रहा हो तो क्वेश्चन नहीं हिला पाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। वो क्वेश्चन ये है। अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी जाएंगे धीरे धीरे करके, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एनसीईआरटी बहुत मक्खन तरीके से आपको बाय हार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, होमवर्क याद है ना? होमवर्क है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। चलो ये क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है, ये पेपर में आते हैं भाई, पहली बार समझा दूँ, पेपर में आया है ये 2015 में भी आया है ये वाला क्वेश्चन, इतने पुराने टाइम से आ रहे हैं पेपर। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द नंबर 4n। कंसीडर करो एक नंबर है 4n। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, n का नंबर n की जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। उसमें सामने से बोलते हैं नेचुरल होना चाहिए, मतलब n को आप 0 नहीं रख सकते, आपको n को 1 को रखना होगा, 2 रखना होगा, 3 रखना होगा, मतलब 1 से तो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। क्या कोई भी वैल्यू n की हो सकती है फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। अब इसको थोड़ा समझते हैं, बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे समझते हैं। देखो 4n क्या है? 4n। 4n को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 1, बिल्कुल भैया, है ना। 4 की पावर 2, बिल्कुल भैया, नीचे लिखते हैं 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। ठीक है, आप इसमें अगर 4 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 16। 4 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 64। क्या कहीं पे भी ये डिजिट 0 से ख़त्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं भैया। और आप इसको कितना भी बढ़ा लो ये 0 से ख़त्म होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 4 का पावर आप कुछ भी रखो ये 0 से ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे एक्सपेंड कर दूँ, मतलब 2, ठीक है, 2 और 2, एक मिनट, अरे क्या हो गया इसे, एक मिनट, देखो 2 × 2 पावर में n, ये जो 4 की पावर n थी इसको मैंने 2 × 2 पावर में n लिखा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, पावर में n तो था ही, तो इसको मैंने स्प्लिट करके बस ऐसे लिख दिया और कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ने वहाँ पे क्या बोला था? डिजिट कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए? 0 पे ख़त्म होना चाहिए। 0 का मतलब 10 20 30 40 ये नंबर्स। 10 का एक बार फैक्टर बताना क्या होता है? 2 × 5, है ना। 20 का फैक्टर बताना 2 × 2 × 5। 30 का एक बार बताना 2, ठीक है, फिर 3, ठीक है, फिर 5। आपको नहीं पता कितना आप लोग कैप्चर कर पा रहे हो, लेकिन इन सब में ना एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? क्या चीज़ कॉमन है बताओ भैया? इसमें ना एक चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या? कि 2 5 हर एक में है, 2 5 हर एक में है।
है ना, 2 5 हर एक में है, 3 सब में नहीं है, लेकिन 2 5 एक ऐसा नंबर है जो हर एक में है ही है। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है ज़ीरो बनाने के लिए 5 2 10, 2 और 5 का होना बहुत 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 ज़रूरी है सर। 2 और 5 नहीं होगा तब तक ज़ीरो बन ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पे कभी ज़ीरो नहीं आ पा रहा। बात समझ रहे? इसलिए यहाँ पे ज़ीरो कभी नहीं आ पा रहा। वहीं पे अगर आप कोई भी नंबर लेंगे कोई और, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 20 का पावर n, अब आप देख लो हर एक नंबर पे आएगा। देख लो 20 का पावर 1 20 आता है सर, 2 कर लो क्या होता है, तो 20 इंटू 20 सर 400 होता है, तो 2 ज़ीरो आ गए सर एक साथ, है ना। तो सर ज़ीरो आना ही आना है। क्यों? क्योंकि 20 को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, वो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 आएगा ही आएगा उसमें। इसीलिए यहाँ पे वो डिजिट कोई भी नंबर n की जगह पे रख लोगे तो ज़ीरो आना ही आना है। बात समझ आए? बस वही चीज़ यहाँ पे आपको समझानी है, एक लाइन में आपको, एक लैंग्वेज में आपको बतानी है। जो मैंने ऊपर ये समझाया ना गाथा, वो चीज़ उन्होंने लैंग्वेज में लिख के दी। अब पढ़ते हैं क्या लैंग्वेज लिखी है उन्होंने। देखो वो लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा इफ़ दी नंबर 4n, ठीक है, फॉर एनी एन का मतलब n की जगह पे कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 से कुछ भी रख दो, वर्ड टू एंड विद डिजिट ज़ीरो, अगर उसे ख़त्म होना है डिजिट को उस पे ज़ीरो पे, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए सर? 5 से डिवाइड होना ही चाहिए, है ना। 5 नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि खुद देखो ये 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल हाँ, 5 4 से 20, ये भी 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल हाँ, ये भी 5 से डिवाइड होता है। भैया 5 ही क्यों बोला, 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई 2 तो देखो यहाँ पे 2 था, क्या 4 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन ये फिर भी आपका ज़ीरो नहीं ला रहा था, इसलिए 5 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं, 5 नहीं होगा तो ज़ीरो नहीं बनेगा, 5 होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके आगे बढ़ो। दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 4n में कंटेन होना चाहिए, प्राइम नंबर 5 होना चाहिए कंटेन, तभी वो ज़ीरो से ख़त्म होगा। लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 4n जो है उसमें क्या आ रहा है, 2 की पावर n, या 2 इंटू 2 पावर में n, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज़ 2, जो सिर्फ एक ही प्राइम। अरे भाई यहाँ पे ना आप कंफ्यूज मत होना, आपको लग रहा होगा भैया आपने तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखवाया था। आप एक बात बताओ, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, 2 इन्होंने जैसे लिखा है 2 की पावर n, फिर भी आप देख लो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 तो होता ही है, उसके बाद n में आप कुछ भी रखोगे वो नंबर वही बनेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा, यहाँ पे मैं अगर 2 रखूँगा तो क्या होगा, ये 2 2 जा 4, 2 का आप 4 बार करोगे तो कितना आएगा, 2 का आप 4 बार करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, है ना। क्या आएगा, 16। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। आपने n की जगह पे क्या रखा था, 2, वहीं पे ही आप 4 में n की जगह 2 रखोगे तो भी आपका 4 का स्क्वायर 16 ही होता है भाई, ठीक है। तो इस पर मत जाना, सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूँ, इसमें दोनों सेम नंबर से तो हम या तो स्क्वायर चढ़ा देते 2 के इस वाले के, या तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो मल्टीप्लाई में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके चलिए ठीक है। सो the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4n। कोई भी और प्राइम फैक्टर नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं है 4n का, ठीक है, जो कि कहाँ पे ख़त्म हो, कोई भी और नेचुरल नंबर नहीं है जो कि कहाँ पे ख़त्म हो सर, डिजिट ज़ीरो पे ख़त्म हो। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें ये चीज़ नहीं है, क्या नहीं है सर, ये आपका ख़त्म नहीं हो रहा। कहाँ ख़त्म नहीं हो रहा सर, ये आपका इसमें सॉरी कंटेन नहीं है। क्या कंटेन नहीं है सर, प्राइम 5 कंटेन नहीं है, प्राइम नंबर 5 इज़ नॉट कंटेन इन दिस फैक्टराइजेशन, दैट्स वाई इट कैन नेवर बी एंड विद डिजिट ज़ीरो, ठीक है। इसको बस 2-3 बार आप लोग अपने हाथ से लिख के देखना, लाइन टू लाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें थोड़ा बहुत अपने से मोल्ड भी कर सकते हो, अल्ट्रेशन कर सकते हो। अब जैसे पूरा पैरा में लिखा है, मैं आपको बोलूँगा आप ना इसको ब्रेक करना, पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप उसमें इसको इस तरीके से लिखना, इफ़ द नंबर 4n एंड, मतलब यहाँ से शुरू करना, उसके बाद ये एक आपका पॉइंट बना डिविजिबल बाय 5, ठीक है। उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो 4n है, 4n की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 6n हो सकता है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वुड कंटेन द प्राइम 5। यहाँ पे आप लोग लिखना है इस लाइन को ना, मैं थोड़ा सा अल्टर करा देता हूँ, इस लाइन को आप लोग लिखना क्या, फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स नंबर, व्हाट नंबर वी डोंट नो, फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स नंबर देयर मस्ट बी
the factors 2 and 5. There must be factors 2 and 5. But in this question the number जो कि यहाँ पे क्या है 4. In this question the number 4 and have only one factor, that is 2. Therefore it can never be end with digit 0 because it cannot contain the number prime number 5. ठीक है. अभी जो मैंने ये बोला ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप में से कोई भी लोग इसको याद नहीं रखने वाला, बट जो मैंने अभी बोला आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको फिर से लिख लीजिए अपने कॉपी में. अगर आपको ये जो यहाँ पे लाइंस लिखी अगर आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही हो, या फिर आपको अटपटी तो नहीं है वैसे, ठीक उन्होंने भी लिखा है, अगर आपको थोड़ी बुकिश लग रही है, आपको समझने में या याद रखने में दिक्कत होगी, जो मैंने अभी बोला आप उसको लिख लीजिए. उसको भी आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एंड कंक्लूजन लॉजिक मत बदलना. जो यहाँ पे वो समझाना चाहते थे, आप भी जब पेपर में लिखोगे इस तरीके से लिखना कि वही चीज़ ही कन्वे हो रहा हो पेपर में, वही चीज़ें समझा पा रहे हो आप लोग. ठीक है. ये कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है कि ग्रामेटिकल वो लोग मिस्टेक्स रखेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बना के लिख सकते हो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है. जो मैंने बोला उसको बेशक रिप्ले करके लिख लो कहीं पे, जो भी मैंने बोला. जब आप इसका आंसर करोगे जैसे मैंने बोला वैसे आप लिख सकते हो. ठीक है. 4n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है. चलिए, तो ये पूरा का पूरा आपका किस्सा कहानी था इस वाले क्वेश्चन का. ठीक है. समझ आया? बिल्कुल बढ़िया से जम गया, समझ आ गया. आगे बढ़े. चलिए, अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आते हैं और बहुत ही सरल आसान है, पर पेपर में बहुत पता नहीं सीबीएसई वाला देता है क्यों देता है, क्योंकि पेपर में थोड़े मार्क्स तो हर एक बच्चा चाहेगा ना. तो ये उन क्वेश्चंस में था जहाँ पे हर एक बच्चे को मार्क्स मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं महान जो कि फॉर्मूला याद रख के नहीं जाते हैं और पेपर में ब्लंडर करके आते हैं. तो भाई देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 का फॉर्मूला. मैं ये जो फॉर्मूला कुछ बोल रहा ये लिख लो प्लीज़, ये जो भी मैंने बोला. आप देखो मेरे साथ जब भी बैठोगे ना पढ़ने के लिए, एक कॉपी रखना, पतली कॉपी. वो उस कॉपी में ना कॉन्सेप्ट की कॉपी बनाना. वो कॉन्सेप्ट कॉपी का मतलब देखो भाई, क्वेश्चंस इसमें गिने चुने ही जो होंगे वो तो आपको एक्सप्लेन यहाँ पे मैं कर दूंगा. ठीक है. मोस्टली मैं फोकस करूँगा ना कॉन्सेप्ट के ऊपर. ठीक है. वीडियो आपके सामने ये होगी हमेशा के लिए. मैं आपको बोलूँगा कि मैं जैसे ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इनको समझा रहा हूँ, आप इन कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे बुलेट्स में लिख लो. थ्योरम जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा थ्योरम 1.1. ठीक है. उसमें आपने थोड़ा बहुत बोला कि थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसके लिए हम लोगों ने अभी आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के लिए क्या दिया, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1. तो इससे पता है क्या होगा, जब आप वो कॉपी खोलोगे आपके पास लिखा होगा भाई ये कॉन्सेप्ट है और इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है. आप उसके बाद जब आगे अलग अलग रेफरेंस बुक्स करोगे ना, आप उसमें ऐड ऑन कर देना क्वेश्चन नंबर 1, फिर इस बुक का ये वाला क्वेश्चन, उसमें 1-2 लाइन और पेज छोड़ देना उस कॉन्सेप्ट के लिए. सो इससे क्या होगा, कोई कॉन्सेप्ट जब आप जैसे आपके अभी यूनिट टेस्ट होंगे, सेमेस्टर्स होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, बहुत सारी ट्यूशन्स में टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, आप खुद सेल्फ टेस्ट करोगे, तो बहुत बार क्या होगा ना, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे होंगे, है ना. तो आपको पता चल जाएगा यार मैंने ना इस कॉन्सेप्ट के मैं शायद ये कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, मेरे इसलिए क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं. आप उसमें क्या कर सकते हो, आप सीधा जाओगे अपने उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में जो कि मैं अभी आपसे बनवा रहा हूँ, उसमें आप जाओगे उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको. ठीक है. वो कॉन्सेप्ट आप मेरी वीडियो खोल के ओपन करके देख लेना, या अगर आपने उसमें कुछ लिखा होगा उस लिखने से आपको समझ आ रहा होगा तो ठीक है, वरना आप ये वीडियो ओपन करके देख लेना. मैं उसमें नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, या अगर आप लोग देना चाहो तो आप लोग भी दे सकते हो. अगर मैं किसी वीडियो में भूल जाऊँ, आपने उस चीज़ को समझ लिया फिर से, एंड देन उसके रिलेटेड जितने भी आपने वहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. इससे क्या हुआ, आपको ना खोजना नहीं पड़ेगा, सब कुछ ना आपके लिए इधर उधर नहीं होगा. बहुत दिक्कत पता है कहाँ आती है, जब सब ना फैला हुआ होता है. आपके सामने वेरी सिस्टमेटिक फॉर्म में चीज़ होंगी, मतलब कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन. मेरा ये कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूँ, 2 महीने बाद मैं ये वाला कॉन्सेप्ट अपना इस चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट भूल चुका हूँ. मैं इस चैप्टर का इस कॉन्सेप्ट को देखूंगा, इसके ये कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिवाइड करूँगा, समझूंगा, समझ गया, अब मैं इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा. कौन से क्वेश्चन, ये जो सामने लिखे हैं, दैट्स इट. ये रिविजन के टाइम कैसे काम आएगा, रिविजन मतलब जब आखिरी में पेपर का रिविजन हो रहा होगा तब धीरे धीरे ना आपको फील हो जाएगा कि ये इस कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन हैं. ठीक है. इन 10 क्वेश्चंस में से ना 5 क्वेश्चंस है जो कि ना रिपीटेटिव है. मतलब जैसे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन करोगे आप फील करोगे यार मुझे ये सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है. मैं अगर एक क्वेश्चन छोटा और एक कोई बड़ा क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, या 2 बड़े क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, तो बाकी तो वैसे ही है ना, तो मैं 3 को क्यों रिपीटेटिव में बार बार करूँगा जब मुझे आता है.
जब लास्ट रिविजन्स हो रही होंगी, आखिरी में दिसंबर जनवरी फरवरी में रिविजन्स हो रही होगी, आप लोग ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अपने उस बुक में जो अपनी कॉपी में लिखा है वहाँ पे काट सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 काट दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रिपीटेटिव है, मैं आखिरी के 2 क्वेश्चन भी करूँगा तो मेरे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि आपने पूरी साल इतनी बार प्रैक्टिस किया कि आपको अब इन 3 आखिरी क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो एक और काट देना, आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन को कर देना। इससे आपका कितना छोटा हो जाएगा। आपको थ्योरम को बस पढ़ना होगा, थ्योरम 1.1 को आपको एक बार पढ़ना होगा और ये क्वेश्चन को करना होगा, दैट्स इट। अदर रेफरेंस बुक्स में भी आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे, अगर उसमें कुछ हटके नहीं है, कुछ अलग नहीं दिखा, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आपको उनको भी करने की जरूरत नहीं है, काट देना उन क्वेश्चंस को भी, या इसको काट देना, उसमें कोई अच्छा क्वेश्चन है तो उसको रख लेना, जैसा आपका मन करे। एट दी एंड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट है तो उसका हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। उसके लिए आपको सारे क्वेश्चन अगर जब तक पेपर नहीं हो रहे तब तक करने पड़े, या एक ही क्वेश्चन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने में कंफर्टेबल। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं कहाँ पे था? हाँ, अब मैं आपको अभी तक क्या समझा चुका हूँ? मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट करवा चुका, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एक आपका ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको तो एक क्वेश्चन की तरह फॉर्म में रखना, ये क्वेश्चन ही है जो एक कॉन्सेप्ट अपने आप में ईजाद कर देता है। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो नंबर एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, एक्स नंबर एंड विद डिजिट 0, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 1 हमने अभी देखा। इसके रिलेटेड कोई होमवर्क अगर मुझे देना हो, क्या है, क्या मुझे देखने दो। यहाँ पे हाँ मिल गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आप क्या लिखोगे? उस कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आप लिखोगे जो अभी मैंने लाइन बोली, एक्स नंबर एंड विद डिजिट 0, उसमें आगे एरो डाल के लिख लोगे एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। किसका? एनसीईआरटी का। ये बुक का नाम भी रखना कि कौन से बुक का है, क्योंकि आप आगे और भी बुक्स उसमें ऐड करने वाले हो। ठीक है, ओके, ये वाला आपका होमवर्क है। भाई होमवर्क मत स्किप करना, हो सके जब ये वीडियो देखिए उसके बाद तुरंत बाद ये होमवर्क्स कर लेना। ऊपर जो क्लास में करवाए करना मत करना, कोई बात नहीं, होमवर्क ज़रूर कर लेना। और अभी ये कटे हुए नहीं है, ये सारे करने हैं अभी, है ना, अभी सारे करने हैं। ठीक है, तो 2 अभी तक होमवर्क जा चुके हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एलसीएम एचसीएफ, थर्ड कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का। कॉन्सेप्ट क्या है? ये फॉर्मूला है जो आपने याद कर लिया तो कॉन्सेप्ट खत्म। क्या है कॉन्सेप्ट? कि एलसीएम को अगर आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, सर क्या बोला मैंने? एलसीएम को अगर आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर के इक्वल आएगा। कौन से 2 प्राइम नंबर सर? सॉरी, प्राइम नंबर नहीं, आपके जो 2 फैक्टर्स, जो 2 नंबर्स होंगे क्वेश्चन में, उनके इक्वल आएगा। मतलब ये देखो कॉमन, ये देखो, अरे फॉर्मूला कहाँ है? ये तो एग्जाम्पल में भर के रखा है, फॉर्मूला कहीं नहीं लिखा क्या? एक मिनट, हाँ ये रहा, ए एंड बी, ये रहा। ठीक है, ए और बी क्या है? ए और बी इज जस्ट नथिंग, ये क्वेश्चन पे जो 2 नंबर दे रहा है, यही है ए और यही है बी, ए और बी। ठीक है, ए और बी, मतलब क्वेश्चन ये बोलता है जब भी आप एचसीएफ करोगे ए बी का और एलसीएम करोगे ए बी का, एचसीएफ कैसे करना है बताऊंगा, रुक जाओ। एलसीएम तो आपको मैंने बता ही दिया, एचसीएफ बताऊंगा। एचसीएफ जब आप करोगे, जो भी नंबर आएगा एचसीएफ करके, किसका? ए और बी का, जब आपने एचसीएफ किया जो नंबर आया, और एलसीएम करके जो ए और बी का आपने एलसीएम किया और तब जो नंबर आया, वो दोनों नंबर किसके इक्वल है सर? ए और बी के इक्वल है। मतलब आपने 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम किया, यहाँ पे देखो क्या आया, एलसीएम कितना आया? 9696, और एचसीएफ कितना आया? 101। ठीक है, तो 101 और 9696, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 नंबर है ना, 9696, नहीं, नंबर है आपका एचसीएफ 4 और ये है 101। हाँ वही मैं सोचूं, बड़ा अटपटा सा दिख रहा था। ठीक है, इतना बड़ा कहाँ से आ जाएगा? 101 आपका क्या है? एलसीएम, और एचसीएफ कितना है? 4। इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा? आपके 96 और ठीक आया था क्या? 9696, एक मिनट में मल्टीप्लाई करके देख लो, एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन सी लग रही है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करके देखने दो।
9696 इंटू में क्या लिया इन लोगों ने, 96 और 404, 96 और ओके ठीक है, डन 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 डन। वो तो मुझे देखने में गलती हो गई थी, ठीक है सॉरी। मैं आपको ही करवा ही देता हूँ सीधा, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखने से अच्छा मैं आपको खुद ही करा दूँ, ज़्यादा बेटर है। देखो भाई ये क्वेश्चन समझ लो, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। देखो इसमें आप लोग सिर्फ लिखना कॉन्सेप्ट के ऊपर HCF इंटू LCM किस किस का, ए बी का इक्वल टू ए और बी, मतलब ये जो वाला पार्ट जो है सिर्फ इसको लिख लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ये आपका, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। आप देखो सबसे पहले हम लोग को HCF करना है। HCF कैसे होता है, HCF करने के लिए हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं, रैंडम नंबर मतलब जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 10 और मैंने लिया है यहाँ पे मान लो 5, इनका मुझे HCF करना है। 5 नहीं लो 15 लेते, 10 और 15, तो मैं यहाँ पे 10 का पहले अलग से LCM करूँगा, ठीक है। क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, 2 और 5, ठीक है। 15 का अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, 3 और 5, ये नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो अब देखो आपको सिंपली देखना है कि इनमें आपका कॉमन फैक्टर क्या है। HCF का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा, अपने बचपन में पढ़ा है, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो एक कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो कि आपका डिवाइड होता हो इन दोनों नंबर से। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में आता हो, फैक्टर है मतलब डिवाइड होता है। फैक्टर मैं समझा चुका, फैक्टर का मतलब डिवाइड होना, मतलब 96 और 404 दोनों से वो नंबर आपका क्या होता है, उसे डिवाइड होता हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए वो, और LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट लोवेस्ट, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा है, जो कि आपका डिवाइड होता है इस नंबर से। देखो 2 और 5, यहाँ पे 3 और 5, कॉमन नंबर क्या है सर, 5, कॉमन नंबर क्या है 5। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 10 किससे डिवाइड होता है, 2 से और 5 से। मैंने यहाँ पे लिखा 15, वो किससे डिवाइड होता है, 3 से और 5 से। कॉमन फैक्टर क्या है सर, 5। अब खुद देख लो, क्या 5 वो नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होता है, बिल्कुल हाँ सर। और 5 ही वो नंबर है जो आपका 15 से भी डिवाइड होता है, जी हाँ सर। तो 5 ही वो नंबर है जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से भी डिवाइड हो रहा है। दैट्स वाई 5 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर 10 एंड फॉर 15 ऑल्सो। बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, जम गया, हाँ सर जम गया, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 5 वो नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होता है और 15 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। अरे बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो रे, अरे बोलो ना रे भैया, हम तो बोल रहे हैं, आपको सुनाई कैसे देगा भाई। बात तो ये भी सही है, मुझे सुनाई कैसे देगा। पता है ऑनलाइन में ये दिक्कत है, फेस टू फेस वाले बच्चों के साथ अलग ही रुझान बनता है, क्या माहौल बन जाता है भाई, सही बता रहे हैं। आना कभी फेस टू फेस मेरी क्लासेस में, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। अब बोलोगे भैया एड्रेस तो दो, हाँ भाई मिलाएंगे कभी, उनसे भी मिलाएंगे, वो आएगा वो दिन भी, ठीक है। फेस टू फेस क्लासेस भी देखेंगे, बट राइट नाउ फोकस ऑन दिस, ओके। हाँ भाई कहाँ थे हम, तो है यहाँ पे। तो HCF हमने देख लिया कितना आया था सर, HCF अलग से लिख देते हैं 5, ठीक है। अब हम लोग करेंगे LCM करने के लिए सिंपल 10 लिया 15 लिया और दोनों को साथ में हमें LCM करना है, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने LCM ही किया था, आप लोगों को लगा भाई मेरे पास दोनों में बस फैक्टर्स निकाले और कुछ नहीं। मैंने 10 का अलग फैक्टर निकाला, 15 का अलग फैक्टर निकाला, दोनों में कॉमन पार्ट लिख दिया। यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ LCM कर रहा हूँ और कुछ नहीं, आपका ऑटोमेटिक LCM हो जाएगा, मतलब LCM वाला नंबर आ जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आप इसको किससे काटोगे, 2 से आपने कैसे काटा, 2 5 10, यहाँ पे आपका 15 एज इट इज उतर गया, क्यों, 2 15 से तो कुछ जाता नहीं है। फिर आपने देखा भाई 5 से जाएगा ये, तो 5 1 जा 5 किया और 5 3 जा 15 किया। आप बोलोगे भैया भैया ये तो 3 से भी जा सकता था ना, भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर छोटा या बड़ा हो डजेंट मैटर, प्राइम नंबर होना चाहिए जो उससे डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे 3 लिखो तो 5 एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाता और 3 5 जा 15 हो जाता। फिर भी आप 5 से काटते हैं ना, तो मैंने पहले 5 से कर दिया, अब मैं 3 से कर दूंगा, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, ये तो 1 है ही, और यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नंबर था मेरे पास, 2
5 और 3, ठीक है। ये 3 नंबर है, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 2 = 10 और 10 3 = 30, ये 3 नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आएगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप मतलब बोल सकते हैं LCM, मतलब जिसको आप डिवाइड करोगे तो ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर बनाएगा। भैया बोलोगे भैया बड़ा अजीब सा लग रहा है, भैया ये कहाँ से लोएस्ट लग रहा है, 30 आ गए तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाउ? बाबू ध्यान से देखो, ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है भैया। मतलब बाबू फॉर्मूला ध्यान से देखो, मतलब फुल शॉर्ट फॉर्म LCM एंड दिस वन SCF। फैक्टर का मतलब मैंने क्या बताया था भाई, डिवाइड करना। मैं तब से इसलिए बार बार आपको बोल रहा था लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। पता नहीं कितने लोगों को माइंड में क्लिक हुआ था कि नहीं। ध्यान से देखो, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना, फैक्टर का मतलब डिवाइड करना। मतलब यहाँ पे अभी हमने पता लगाया था 5 वो नंबर है जो कि डिवाइड होता है इन दोनों नंबर से, 30 वो नंबर है सबसे छोटा नंबर है जो इनके मल्टीपल में है। भैया नहीं समझ आ रहा भैया, बिल्कुल नहीं आ रहा भैया, क्या बोल रहे भैया? अरे बाबू सुनो, 10 और 15 को गुना कर कितना आता है भैया? 10 और 15 को गुना करके 150 आता है। हाँ, क्या 150 30 से डिवाइड होता है भैया? हाँ, 35 जा 150 होता तो है बाबू, यही तो बोल रहा हूँ। ये लोएस्ट नंबर है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो कि आपका 150 से डिवाइड होता है पूरा, ठीक है। अरे बाबू आप समझ आए? अगर अब भी नहीं आया तो बस एक चीज़ याद रखना मेरे से। क्या याद रखना? कि जब हम लोग SCF करते हैं तो हम लोग अलग अलग करेंगे, उसमें से जो कॉमन पार्ट होगा हम लोग उसको निकाल के रख लेंगे। जब हम लोग LCM करेंगे तो साथ में करेंगे, और जो भी नंबर्स आएंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। आपसे कोई पेपर में SCF का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, कोई आपसे LCM का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। अगर आपको नहीं समझ आया जो मैंने समझाया तो एकदम साधारण तरीके से माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सिंपल। कि क्वेश्चन में जो चीज़ पूछेगा ही नहीं भाई। देखो, नॉलेज इज़ गुड, लेकिन नॉलेज वो अगर समझ ही नहीं आया तो वो नॉलेज का फ़ायदा क्या? ठीक है, मैंने आपको समझाया। अगर आपको नहीं समझ आया कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि पेपर में नहीं आने वाला ये चीज़, आपसे कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, तो इसलिए उसमें दिमाग लगड़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया तो गुड, वरना कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने समझाया? SCF जो आया कैसे करेंगे, अलग अलग नंबर्स लेंगे, उनमें कॉमन नंबर निकाल लेंगे। LCM के लिए हम लोग जो नंबर लिए हैं उनको एक साथ लेके डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। मतलब मल्टीपल निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी फैक्टर्स आएंगे। सिंपल, सीधी सरल भाषा में बोला ये मैंने, ठीक है। चलिए, ओके सर, तो चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? देखो, अच्छा आपको ये चीज़ तो नहीं लग रहा ना, खटक तो नहीं रहा ना भैया कि यहाँ पे जो 30 है और 150 है, मैंने डिवाइड किया तो 35 जब 150 होता है तो 5 तो छोटा हुआ 30 से। बाबू यहाँ पे हम प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम की बात कर रहे होते हैं, वो तो छोटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहीं मिल गया था, कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो प्राइम नंबर जो कि आपका क्या है, दोनों से डिवाइड होता है। यहाँ हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, मतलब वो कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करके नंबर आया ना 30, ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो कि इससे डिवाइड होता है। मतलब 30 एक प्राइम नंबर नहीं है, 30 के अंदर भी फैक्टर्स हैं। 30 को आप चाहो तो 2, 3 और 5 ऐसे फैक्टर में तोड़ सकते हो। 2 5 × 10 10 3 × 30 ऐसे तोड़ सकते हो, आई नो। बट ये वो कॉमन मल्टीपल है जो कि सबसे छोटा नंबर है। 30 सबसे छोटा नंबर है जो 150 से डिवाइड होता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ। कैसे भैया? आप खुद देख लो, क्या 75 है एक नंबर? 70 हाँ 75, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आता है। बिल्कुल भैया हाँ, तो ये छोटा नंबर लेकिन सबसे नहीं है। इससे छोटा नंबर कौन सा है? 30 है। अच्छा भैया आप समझ आए आप क्या समझाना चाहते थे, कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो किससे डिवाइड होता है। हाँ भाई, क्यों? उससे बड़े भी है, जैसे 75। दोनों को मिक्स मत करना, कॉमन फैक्टर इज डिफरेंट थिंग। इन दैट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम नंबर्स एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स द मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। जम गया? ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते सब चीज़। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने SCF LCM बहुत डीप में आपको बताया हर एक चीज़ को, ठीक है। अब चलते सीधा इसके क्वेश्चन के ऊपर। क्या ये एग्जाम्पल बोलना चाहता है, क्या ये एग्जाम्पल हमें समझाना चाहता है? ठीक है, कोई परेशानी नहीं भाई, पूरा बहुत टाइम है, आराम से खींचेंगे चीज़ों को। और ऐसे नहीं खींचना कि चीज़ें समझ ही ना आए। एक बार कर रहे टाइम लगा के तो तसल्ली से करेंगे, तरीके से करेंगे, कोई जल्दी से नहीं भागना, ठीक है।
स्लो स्लो चलना है। अब आप भी इसको स्पीड में बढ़ा के मत देखना भाई, ठीक है। मतलब ज़्यादा ही स्लो लग रहा हो तो 1.25 या 1.5 उससे ज़्यादा मत बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें ना जितना रिटेन रखोगे अंदर उतना ही अच्छा है, जितना अंदर घुसेगी वो चीज़ें उतना ही अच्छा है, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बना लो, कुछ और लिख लो, लेकिन मेरे साथ साथ हो सके तो अगर सिर्फ थोड़ा देख रहे हो मेरा और इन क्वेश्चन को करते हुए देख रहे हो तो इससे अच्छा मेरे साथ बैठ के इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी खुद भी करो जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, सो दैट ये आपको करना ना पड़े। आपके पास ये ना हो कि यार एग्जाम्पल जो करा है वो तो मैंने खुद से कभी करके देखे ही नहीं, वो आप मेरे साथ कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा हूँ तो आप मेरे साथ एग्जाम्पल्स खुद कर लो मेरे साथ बैठ बैठ के, सो दैट एग्जाम्पल्स आपका मेरे साथ क्लास में हो जाएगा, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके होमवर्क में रह जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, आप ये मत सोचना कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें आंसर्स नहीं है, बहुत लोग ऐसा भी सोचेंगे। मैं एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूँ सो दैट आपको वो कंटेंट मिल सके, एक्चुअल कंटेंट जो कि एनसीईआरटी ने लिखा है, जो एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन कर रहा है, सो दैट उसमें मैं आपको समझा सकूँ हर एक पॉइंट को, ठीक है। लिखने को मैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी लिख के अलग से कर सकता हूँ, बट उसमें ना थोड़ा आपको वो फील नहीं आएगा सर, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम सिर्फ बुक को लेके पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ पे मुझे ना विंडोज़ चेंज करनी होगी, मुझे वर्ड्स खोलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जैसे वर्ड है, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लिखता, उसका पीपीटी बनाता, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है सर, ठीक है। जब थोड़े में ही काम चल रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा दूंगा, बट सर आपके होमवर्क के लिए फिर चीज़ें नहीं बचेंगी, मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं करा रहा, बस यही रीज़न है, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या है 96 और 404, तो जैसे मैंने बोला था मेरे साथ खुद करो, आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते कौन पहले करता है। 96 और 404 का एससीएफ करो पहले फटाफट। चलो कैसे करते हैं मैंने बता दिया आपको, चुपचाप बैठ के करो। मेरा नहीं देखोगे, खुद अपना करोगे, देखते हैं कौन पहले करता है। जो पहले करेगा उसे एक ट्रॉफी मिलेगी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, एससीएफ हो गया। हाँ, जिसने भी पहले किया है अपने से अपने आप को टॉफ़ी गिफ्ट कर देना, ठीक है। ओके भाई, सुनो, देखो यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाल लिए और मैंने जैसे आपको बताया था इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना है। मैंने आपको यहाँ पे पहले लिखा था सो दैट मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे कितने नंबर से देखो, 1 2 3 4 5, तो हमने 2 का पावर 5 लिखा, इंटू में 3। कभी भी पेपर में ऐसे लिख कर छोड़ के मत आ जाना, ये ब्लंडर हो जाएगा भाई, मार्क्स काटेगा, वो पक्का काटेगा। हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है। ओके सर, 2 का पावर 5 इंटू 3 और 2 का पावर 2 इंटू 101। यहाँ पे हम एससीएफ निकाल रहे हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है यहाँ पे सर, 2 का वैल्यू 2 इसमें भी है। और अब देखो मैं इसलिए मैं इसको ना वैसे लिख रहा था, अब मैं इसको 2 मिनट के लिए अगर मैं ये आपको दे समझा दिया मैंने, अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए भूल जाऊँ और इसको मैं ऐसे लिखूँ, देखो इसको मैं अगर लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू में 101। अब देखो कॉमन क्या क्या है, आपने बचपन में ऐसे पकड़े होंगे, ऐसे गोले बनाए होंगे, है ना, ये कॉमन है और ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं भैया। तो यहाँ से 1 2 निकला, यहाँ से भी 1 2 निकला, मतलब एक्चुअल में 2 का पावर 2 बाहर निकल गया, है ना, 2 का पावर 2 बाहर निकला। इसमें 2 2 4, मतलब एचसीएफ क्या बन गया मेरा 4। एचसीएफ मेरा क्या बन गया सर 4 बन गया, ठीक है। तो ये तरीका, अब इसको मैं वैसे मैं कैसे देखूँगा, ये देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो मैक्स टू मैक्स
मैं कितना बाहर निकाल सकता हूँ सर, 2 की पावर 2 को ही मैं निकाल सकता हूँ, है ना। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो कॉमन कितना निकल सकता है सर, जितना इसके पास है उतना ही तो निकलेगा। इसके पास जितना है 2 की पावर 2, उतना ही मैं बाहर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, 2 की पावर 2 को मैं बाहर निकालूंगा, वो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो एचसीएफ मेरा बना 2 की पावर 2। ठीक है, जम गया। आगे बढ़ूँ, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 आ गया मेरा। ठीक है, चलिए नाउ अगर मैं बात करूँ ये एचसीएफ को, अब एलसीएम करते हैं। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, दोनों को बस साथ में करना है और कुछ नहीं, साथ में करते हैं। 96 और 404 को, कोई खाली स्पेस नहीं है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे करते हैं। 96 और क्या था 404, है ना। हाँ भैया ठीक है, यहाँ पे आया 96, ओ भाई यहाँ पे आया 404। ठीक है भैया, चलो सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर ये भी 2 से जाएगा 202। अब आप बोलोगे भैया वो तो वहाँ पे फैक्टर्स है, हाँ भाई तो वहाँ से छाप देने का और कुछ नहीं। मैं बस यहाँ पे आपको फिर से करने के लिए दिखा रहा हूँ। ऐसे जाएगा, फिर चाहो तो 101 से इसको पूरा काट दो, ये 24 रहेगा और यहाँ पे 101 आ जाएगा। फिर 2 से इसको काटते रहो अपना, ये फिर 12 आएगा, फिर 2 से काटोगे ये 6 आएगा, फिर 2 से काटोगे ये 3 आएगा, फिर 3 से काटोगे ये 1 आएगा, है ना। और यहाँ पे तो 1 1 चल ही रहा है। तो अब जितने भी नंबर्स आए ना इनको से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 3 या 32 इंटू 303 कर देते। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 303, 303 इंटू 32, 303 को हमें मल्टीप्लाई करना है सर किससे, 32 से। करो फटाफट मल्टीप्लाई, मैं नहीं कर रहा। अरे लो भाई तुम भी क्या याद रखोगे, ये लो भाई 303। अब ये मत बोलना भैया ओरल करो, भाई इसका पहाड़ा नहीं आता मेरे को, ठीक है ना, मशीन नहीं हूँ मैं। हाँ नहीं तो 3 2 जा 6, 2 0 जा 0, 3 2 जा 6, उसके बाद 3 3 जा 9। बड़ा अटपटा लग रहा है ऐसे मुझे लिखने में इसको 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 3 जा 9, मतलब क्योंकि अब तो कैलकुलेटर की आदत हो गई है ना। यहाँ पे आया आपका 6, यहाँ पे आया आपका 9, यहाँ पे आया आपका 6, यहाँ पे आया 9, 9 6 9 6। ओके, क्या आया आपका 9 6 9 6। ठीक है भैया, वही है, हाँ भैया 9 6 9 6। तो एलसीएम मिल गया 9 6 9 6। अब जब ये पूरी रामकथा हमने कर ली, एचसीएफ कर लिया, एलसीएम कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई दैट फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। भैया अब ये फॉर्मूला लगाने की बारी आ चुकी है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे भैया, पहले लिखेंगे। देखो पेपर में ना बहुत ज़रूरी है, जब 4 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए और आप 2 लाइन में उसको ख़त्म कर रहे हो ना, तो भाई वो बहुत बेकार है। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते वो आपको 3 मार्क्स देगा उसके। ठीक है, आपको उसमें हर एक चीज़ लिखनी होगी। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पहले कोट करो, फॉर्मूला पहले लिखो एंड देन आप उसमें नंबर्स को पुट करो। पहले फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिखना है आपको, क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये कुछ बेसिक मैथ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई आपके टीचर्स नहीं समझा रहे हैं आपको, देन भाई गलती कर रहे हैं, आपको बताना चाहिए उन्हें क्या कि पहले फॉर्मूला ज़रूरी है लिखना, क्योंकि फॉर्मूलाज के भी मार्क्स होते हैं, आपको स्टेप बाय मार्क्स मिलते हैं। कभी आपके स्कूल वाले अगर बोर्ड में जाते हैं पेपर चेक करने, देन उनको बोलना मैम या सर मुझे ज़रा बताना, या हम सबको बताना कि बोर्ड में जो पेपर चेक होते हैं किस तरीके से होते हैं, कैसे वो लोग चेक करते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, वो बताएंगे कि हाँ स्टेप बाय मार्क्स होते हैं। 3 मार्क्स का तो एक बार में एक टिक में 3 मार्क्स नहीं मिलते, एक टिक ऊपर लगा फॉर्मूले के लिए या आपने जो स्टार्ट किया था उसके लिए, सॉल्यूशन के 1 मार्क्स होते हैं और द फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क्स होते हैं। ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ठीक है, तो देखो एचसीएफ, सर एचसीएफ कितना, एचसीएफ हमारा आया था 4, एलसीएम कितना आया था भैया, एलसीएम आया था 9 6 9 6, ये था ना 9 6 9 6। और ए और बी क्या था, 2 नंबर्स 96 था और 404 था। बस हमें इनको मल्टीप्लाई करके देखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, अगर वो दोनों के दोनों सेम है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर हमारा हमने ठीक निकाला है, जो भी एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। ठीक है, बस यहाँ पे वो लोग वही बताना चाहते हैं। अब मैं आपको जल्दी से इसका एलसीएम और एलसीएम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, पेपर में आपको खुद हाथ से करना है, लेकिन मैं अभी टाइम बचाने के लिए आपको फटाफट करके दिखा रहा हूँ। 4 × 9 6 9 6। ठीक है, कितना आया 3874। और दूसरी तरफ क्या था 96 मल्टीप्लाई बार क्या
404, यहाँ पे कितना है 3874, यही तो दोनों नंबर थे 3874 और 3874। तो हाँ, अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला हो तो हम लोग ये दोनों यहाँ पे सेम लिखेंगे 3874 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी लिखेंगे 3874, और यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाई। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड कि ये वेरीफाई है, हमने जो भी किया है वो ठीक किया, हमने उसको वेरीफाई करके भी देख लिया कि एचसीएफ जो निकाला, एलसीएम जो निकाला वो वेरीफाई है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। पेपर सेटर जो होता है क्वेश्चन को घुमाता है। क्या घुमाता है? वो क्या करेगा, आपको एचसीएफ देगा, ए और बी देगा, एलसीएम नहीं देगा। तो आपको एलसीएम खुद निकालना होगा, ये वाला पार्ट आपको नहीं देगा। कैसे निकालोगे आप इसको निकालने के लिए आप लोग एलसीएम को कुछ मानोगे या एलसीएम को एलसीएम में लिख दोगे। मान लो मैंने इसको लिख दिया एक्स, ठीक है। तो अब मैं एक्स निकालने के लिए, मतलब एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 96 इंटू 404, या फिर इसको एज इट इज़ रहने दूँगा, और उधर जो मेरे पास 4 है उसको मैं डिवाइड में लेके चला जाऊँगा। मतलब 96 इंटू 404 डिवाइड बाई ये 4 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ऐसे बात समझ रहे हो? ऐसे हम लोग इसको डिवाइड में लेके चले जाएंगे। अब इसको सिंपल क्या करना है भैया, डिवाइड करना और कुछ नहीं। डिवाइड कैसे करेंगे, 4 को 404 से करोगे 101, और 101 इंटू 96 फिर से देख लो, वेयर इज आवर कैल्सी, ये देख लो 101 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच 96, कितना आया था 9696, यही हमारा एलसीएम था, बिल्कुल वही यही था 9696। बात समझ आई? तो ऐसे करके वो आपसे ही एक्स की वैल्यू, मतलब ये एलसीएम भी निकलवा सकते हैं। हो सकता है एलसीएम दे दे, एचसीएफ निकालने को बोले, ये भी हो सकता है एचसीएफ भी दे दे, एलसीएम भी दे दे, ए और बी में से सिर्फ एक नंबर दे, दूसरा नंबर ना दे, तो सिर्फ कुछ नहीं, आपको इधर उधर करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो नंबर निकालना, मिसिंग फिगर, दैट्स इट। ठीक है, वो 4 में से 3 देंगे और चौथे में आपको फंसाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। एलसीएम एचसीएफ दे दिए तो बल्ले बल्ले है सर, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। फॉर्मूला आपके पास है ही, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ए और बी में से एक नंबर देंगे, उसको पुट करना है, और दूसरा नंबर वो निकाल देना है ना। या फिर अगर आपको दोनों नंबर दिया है, एचसीएफ भी दिया है, तो आपको सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए भी आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सीधा मतलब टाइम बचेगा आपका। वो दो, अभी जैसे हमने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, एंड देन उनको फॉर्मूला में पुट किया, वेरीफाई करके देखा, ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। लेकिन अगर आपको एक मिसिंग फिगर दे दे वो, तो आपको फिर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एलसीएम आप चाहो तो नंबर से यूज़ कर सकते हो, नंबर से एलसीएम निकाल सकते हो, पर नहीं करना है। क्यों? पेपर सेटर आपको बताएगा कि आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, पेपर सेटर आपको समझाएगा, बताएगा कि फॉर्मूले का यूज़ करना है। जैसे कि ये देखो कैसे समझाएगा, ये देखो, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। उसने सामने से बोल दिया क्या करना है सर, वेरीफाई। इसका मतलब आपको वेरीफाई करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके एलसीएम एचसीएफ इसमें निकालना पड़ेगा। वहीं पे दूसरे में देखो, यहाँ पे फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड सर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मदद से हम लोग को क्या निकालना है सर, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब भैया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? भैया ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा क्या है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं, आपका यही है, क्या ये देखो, फाइंड दी एचसीएफ एंड 96 और 400 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बात समझ रहे हो? मतलब क्या भैया, क्वेश्चन में कभी भी, भैया जी क्वेश्चन में, ओ भैया दीदी सुन लो, क्वेश्चन में कभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आए तो कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैं अभी ऊपर उठा के लेकर गया था, क्या दिखाने के लिए कि भाई ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये क्वेश्चंस में लिखा है, या इसके अंदर का जो कंटेंट है उसमें से कुछ भी लिखा है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, क्या एक्सप्रेस ईच नंबर से प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ऐसा लिखा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम 1.1 की बात हो रही है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा है तो भैया जी वो फॉर्मूलेस की बात हो रही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम वाले की बात हो रही है। या तो वो सीधा सीधा लिख के दे देगा आपको, या तो ऐसे करके लिख के देगा आपको। भैया आपने 3 नंबर का तो बताया ही नहीं, अभी समझा दूंगा, बट बात को पहले कंटेंट को पकड़ो। या फिर वो ऐसे लिख के देगा, देखो गिवन दैट एचसीएफ है इसका 9, फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालना है। अब आप गधों की तरह या तो 306 और 657 का आप लोग एलसीएम निकालते रहना, डिवाइड करके वो एलसीएम जैसे करते हैं, या सीधा जो दिमागदार बच्चा होगा वो फॉर्मूले लगा देगा यहाँ पे। आई होप आप लोग दिमागदार हो, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए सीधा छोटा तरीका, क्यों? क्योंकि भाई वो वहाँ से निकल तो जाएगा लेकिन उसका कोई ना यूज़ नहीं रहेगा। आप कर दोगे 3 मार्क्स वाले जितनी मेहनत पूरा टाइम लगा के, आएगा ये आपके पास 1 मार्क्स का 1 मार्कर में। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है,
तो खामा का उतना टाइम लगा कोई फ़ायदा तो है नहीं ना, आंसर तो आ जाएगा बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, बाकी जगह पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके भैया, समझ गए भैया, बिल्कुल बढ़िया से समझ गए, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब ये 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाले में भैया क्या करना है भाई, कुछ नहीं यार, 1 नंबर इसमें ऐड कर दे और कुछ नहीं। अभी तक जब 2 नंबर के हम लोग ऐसे करते थे, अब तीसरे नंबर को भी इसमें ऐड कर देना है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे 6 है, 72 है, 120 है। इन्होंने 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 3। 72 का हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर क्यूब 3 की पावर स्क्वायर, है ना। और 120 को, इसको देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 6 में 6 है, 72 है, आ गया ये देखो। इसको पहले मिटाओ, इसको पहले मिटाओ 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 मिटाओ, हाँ भाई गायब, ठीक है। अब आओ, कहाँ गया, आजा, ठीक है। एक था 6 जिसको हम लोग लिखेंगे 2 × 3, ठीक है। एक था मेरे पास 72 जिसमें क्या था 2 × 2 × 2, और क्या था 120, 3 का स्क्वायर, हाँ, × 3 × 3। और उसके बाद हमारे पास 120, 120 को मैं क्या लिखूँगा भैया, 120 2 3 बार, 3 और 5, 2 3 बार, 2 × 2 × 2 × 3, 3 एक बार है, 2 बार है, हाँ भाई 3 एक बार है, ठीक है भैया, × 5। अब देखो, अब आपको कॉमन ईजिली मिलेगा यहाँ पे। देखो पहला क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 निकल जाएगा, हाँ भैया 2 निकल जाएगा। फिर भैया ये 3 दिख रहा है मेरे को, तो 3 3 3 3 ये दिख रहा है बस, और कुछ भैया अब आप कितना भी दिमाग लगा लो, ये तो ख़त्म हो गए ना। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो बाकियों में घंटा कॉमन निकाल के क्या कर लोगे, यहाँ से 2 निकाल भी लोगे तो उसमें तो है ही नहीं, है ना। यहाँ से 3 और तो 3 निकले, हाँ, यहाँ से 2 निकाल भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ऊपर तो है नहीं। इसका मतलब यहाँ से क्या एक 2 निकला, यहाँ से क्या एक 3 निकला, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। And this is the highest common factor which is divided by 120, which is divided by 72 and which is divided by 6 also. अब 6 को 72 से डिवाइड करो, कितने में जाएगा, 6 12 72 होता है। 6 को 120 से करो, 6 20 120 होता है ना सर। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दीज 3 मल्टीपल्स, वो 3 डिजिट, इन 3 डिजिट के लिए 6 एक हमारा कॉमन फैक्टर है। एलसीएम आप लोगों को पता है कैसे करना है, कैसे समझाया मैंने आपको, बस यहाँ पे वो 2 की जगह 3 डिजिट डाल देंगे, 6 72 और 120 कर लोगे ना। यहाँ पे 2 से डिवाइड करना, फिर 2 के बाद 3 से 4 हो तो 3 से डिवाइड करना, और कुछ नहीं, ठीक है। कर दूँ क्या, चलो कर ही देता हूँ भाई। तुम लोग बोलोगे भैया आपने तो कराया नहीं 3 डिजिट का, ये लो भाई कर लो। 3 से जाएगा, फिर 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 6 12, 2 0 0, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 3 1 3 12 और 20, फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो क्या 1 के बाद यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, फिर 3 से जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, फिर 5 से जाएगा, यहाँ पे 1 1 1। यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी समझने में, दिखने में, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, 2 आया, 3 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, उसके बाद 5 3 15 एंड 24, हाउ मच, 5 3 15 और 24, आता है किसी को नंबर, 15 × 24 कितना, 360, क्या यही नंबर है यहाँ पे, देखते हैं, ये रहा 360, ठीक है, समझ गए। एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया, फॉर्मूला आता है, बस बात खत्म, क्या हो गया, वेरीफाई हो जाएगा, और कुछ नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे देखो नॉट इक्वल का आपको साइन दिखा देना है, पर अगर आपने ठीक किया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हो ही जाएगा। देख लेते हैं इसको, 6 × 72 और 120 है ना, देखो 6 × 72 × 120 कितना आता है, 51840, याद रखना क्या, 58140। और यहाँ पे 360 और 6 को करेंगे तो कितना आता है, 360 और 6 को करेंगे तो कितना आता है, 2160। वाओ, ये नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया भाई। रिमार्क, नोटिस, क्या भाई नोटिस जारी करो, क्या 6 72 और 120 इज नॉट इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दिस और एलसीएम ऑफ दिस, सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमें ये लाइन लिखनी है भाई, आप लोग अपने उसमें इसमें बुक में ये वाली लाइन लिख लो, इम्पॉर्टेंट। क्या आप लोग पेपर में ये 90% बच्चे छोड़ कर आएंगे, ये नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, ये जो अगर ये अनइक्वल आया तो क्या लिखना है, इक्वल में तो सब लोग बहुत खुशी से इक्वल बोल के आ जाएंगे, लेकिन अनइक्वल में लाइन लिखना बोल जाएंगे, क्या, सो द प्रोडक्ट ऑफ
2 नंबर और 3 नंबर वट एवर इट इज़ नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF और LCM। ये लिखना है सर, ये क्या, ये लिखना है सर, ये आपको 10 बार का डाक करना कर लो, पर ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज़ अगर वो एग्जामिनर देखेगा खुश होके आपको मार्क्स देगा, खुश होके, ठीक है। यहाँ पे अगर वो आधा देने वाला था आपको बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आपको 1 मार्क्स दे देगा वो, ठीक है। अगर ऊपर आपका कहीं छोटा मोटा गलती भी है वो नज़रअंदाज कर देगा, ठीक है। हमेशा रहना स्टार्टिंग के लाइंस और एंड की लाइंस बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, आंसर्स बॉक्स में होने चाहिए, या ऐसे दिमाग नोटिस ऐसे होने चाहिए, भाई दिखना चाहिए, एकदम चमकना चाहिए वो आंसर आपका, स्टार्टिंग का फाइनल आंसर चमकना चाहिए, कि अगर वो पूरा ऊपर का कंटेंट ना भी देखे तो कोई बात नहीं, नीचे का ये पढ़ के वो उसका दिल खुश हो जाएगा, वो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है, पूरा मार्क्स दे देगा। ऊपर आपने बेशक ऊपर कुछ भी रायता फैलाया, अगर नीचे का आपने ठीक किया है 90% है कि वो खुश हो जाएगा, आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। अगर बुरी किस्मत है तो वो हर एक लाइन पढ़ेगा, वो अलग बात है भाई, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो भाई अराउंड 1 घंटा 25 मिनट हुआ और मैंने आपको अराउंड एक्से 1.1 के 3 कॉन्सेप्ट करा दी। कौन कौन से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कराया मैंने आपको मैंने कराया नंबर डिजिट एंड विद जीरो वाला, ठीक है। और एक कौन सा मैंने आपको कराया HCF इंटू LCM फॉर्मूलाज वाले, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको ये 1 2 3 5 और 4 भी, ठीक है। मैं आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 1 2 3 4 5 ये 5 आपको क्वेश्चन है होमवर्क में दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास जब भी आप देखोगे, नेक्स्ट वीडियो मेरी जब भी देखोगे, उससे पहले ये होमवर्क करके ही आना, वरना मत आना, सीधा बोलूँगा। क्योंकि भाई जो अभी पढ़ा ना वो बड़ा मज़ा आ रहा होगा, भाई समझ गए, सब आ गया, आई नो सब समझ आ गया होगा आप लोगों को, बट ये रिटेन तभी रहेगा, कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा, क्वेश्चंस तभी जमेंगे और बनेंगे जब तक आप ये होमवर्क शिद्दत से नहीं करोगे। मैं अपने फेस टू फेस क्लासेस में भी हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि हो सके अगर आप होमवर्क में मन नहीं करता, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, डिले करते हो, भाई क्लास देखते ही, ट्यूशन से जाते ही, सबसे पहले कोचिंग से जाते सबसे पहले अपना होमवर्क कर लो। हार्डली मैं बहुत इतना बड़ा होमवर्क नहीं देता, 1-2 घंटे का होमवर्क देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता चल गया होगा मैं स्पीड बैक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में जाता हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट के बहुत कम ही क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ही अगर 2-3 हो रहे हैं क्लास में तो कितने ही क्वेश्चन बना दूंगा, है ना। तो इसीलिए ये मैं सोचना बहुत हैवी को होमवर्क्स मिलेंगे, होमवर्क कम होगा, मगर ये बातें इज्जत और शिद्दत से करना है सर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो विद दिस नोट आज की वीडियो को सर करते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में आपके इस चैप्टर का कर देंगे डी एंड 2 एक्सरसाइज, तो 2 क्लास इनफ है सर, और 2 क्लास में ये चैप्टर आपका हो जाएगा। टाटा बाय बाय स्वाहा। NCERT में आपका कोई भी गिला शिकवा इस चैप्टर के साथ नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि हमने एक लाइन को सर निचोड़ दिया, इसमें एक एक वर्ड को सर पकड़ के एकदम ऐसे हिला के फेंक दिया है, आपने देख लिया होगा, एक एक लाइन को पकड़ा है, एक एक लाइन को धोया है हम लोगों ने, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। इसी के साथ आज की वीडियो को करते ही पे समाप्त सर। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो का टॉपिक से। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सर। चलिए बाय बाय, जाओ।